नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। मंगलवार को यानी कि कल दो राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। दोनों जगह सरकारें क्या बनेगी वो लगभग तय है। जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनना तय है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी लगातार तीसरी बार हरियाणा में अपनी सरकार बनाने जा रही है। इन चुनाव नतीजों को लेकर, इन चुनाव की परिणामों को लेकर के इसकी राजनीतिक जो व्याख्याएं हैं अभी तक हो रही हैं। ये चुनाव जो है उसको लेकर अलग अलग तरह से इसकी व्याख्या की जा रही है, इसका विश्लेषण किया जा रहा है। लेकिन बड़ी और दिलचस्प बात क्या हो रही है देश की राजनीति में? देश की राजनीति में बड़ी और दिलचस्प बात यह हुई है कि एक तरफ कांग्रेस जो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद आत्मविश्वास में दिख रही थी, 99 सीटें जीतकर कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता बिल्कुल जो है जोश में दिख रहे थे। हरियाणा के चुनावों ने कांग्रेस के आत्मविश्वास को पूरी तरह डिगा दिया, तोड़ दिया। राहुल गांधी नतीजे आने के करीब कई घंटों तक वो गायब रहे। उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, यहां तक कि उन्होंने ट्वीट करके भी ना अपने सहयोगियों का, ना जम्मू कश्मीर और दूसरी तरफ हरियाणा के लोगों का शुक्रिया अदा तक नहीं किया उन्होंने। और दूसरी तरफ कांग्रेस की पूरी जो फौज है, कांग्रेस की पूरी जो टीम है, वो इस चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोलने में डटी रही। आज भी चुनाव आयोग को जाके कांग्रेस ने अपने शिकायतों का पुलिंदा सौंप दिया है। हर बार जब कभी कांग्रेस हारती है तो कुछ इसी तरह के नज़ारे हमें देखने को मिलते हैं। बहरहाल ये एक अलग पहलू है। दूसरी तरफ कांग्रेस के सहयोगियों ने कांग्रेस को सीख देनी शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी ने एक तरफ आज उत्तर प्रदेश के जो उपचुनाव होने उसमें 6 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। कांग्रेस 5 सीटें मांग रही थी, कह रही थी हम 5 सीटों पर लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी ने बिना कांग्रेस के साथ कोई सलाह मशवरा किए 6 सीटों पर पहले ही अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए। चुनाव में भी हमने देखा उमर अब्दुल्ला ने राहुल गांधी को ये कहा था कि आप कश्मीर क्यों आ रहे हो, जाओ जम्मू संभालो। और उमर अब्दुल्ला ने यह कह दिया कि अगर जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं तो इसका एक बड़ा कारण यह है कि जम्मू में जो कांग्रेस की, जहां पर कांग्रेस की जिम्मेदारी थी वोट लेने की, कांग्रेस जम्मू में बिल्कुल साफ हो गई। और उसके कारण जो है बीजेपी सबसे ज्यादा वोट लेने वाली पार्टी बन गई जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में। न सिर्फ उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस को सीख दी, बल्कि शिवसेना उद्धव ठाकरे, उसके भी तमाम नेता, कल प्रियंका चतुर्वेदी बोली थी, आज संजय राउत की बारी थी। बाकायदा सामना में लेख लिख दिया गया। कांग्रेस को यह कह दिया गया जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को परजीवी कहा था, यानी वो पार्टी जो दूसरों के कंधों पर चढ़कर जीतती है। कुछ ऐसी बात जो है शिवसेना ने भी कह दी कि कांग्रेस अपने दम पर बीजेपी का सामना नहीं कर सकती, मुकाबला नहीं कर सकती। तो कांग्रेस के सहयोगी अब उसे, कांग्रेस को आईना दिखा रहे हैं। और इधर आत्मविश्वास से भरी बीजेपी एकदम से हमलावर हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले कल और उसके बाद आज लगातार 2 दिन कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले कल उन्होंने बीजेपी मुख्यालय जब वो गए थे चुनाव परिणाम आने के बाद, तब उन्होंने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस और कांग्रेस के चट्टे बट्टों को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा किस तरह से भारत के अर्थतंत्र और सामाजिक ताने बाने को जो है छिन्न भिन्न करने की साजिशें की जा रही है, और अंतर्राष्ट्रीय साजिश की तरफ भी उन्होंने इशारा किया। और आज एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर यह मुद्दा उठाया। आज उन्होंने एक कार्यक्रम में बोलते हुए साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस जो है वो हिंदुओं को बांटने की राजनीति कर रही है, हिंदुओं को जाति जाति में बांटने का खेल खेल रही है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को जाति में बांटने वाली कांग्रेस जो है कभी मुस्लिम भाई बहनों से नहीं पूछती उनकी जाति क्या है, लेकिन वो सिर्फ हिंदुओं की जाति जाति करती है क्योंकि हिंदुओं को बांटना है, और यही कांग्रेस का एजेंडा है। दो टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव नतीजा आने के बाद मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये कांग्रेस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला है। कल उन्होंने बीजेपी मुख्यालय में यह तक कहा था, राहुल गांधी का नाम नहीं लिया था, लेकिन कहा था कि जो लोग चांदी की चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए वो गरीब हिंदुओं को जातियों के नाम पर लड़वाना चाहते हैं।
हरियाणा की जीत से बीजेपी उत्साहित है और दूसरी तरफ हरियाणा का मैसेज भी जो बीजेपी पढ़ रही है वो ये कर रही है कि हरियाणा में हिंदुओं को बांटने का, जाति में बांटने का, किसान पहलवान के नाम पर बांटने का जो खेल था कांग्रेस का वो फेल हो गया, ऐसा बीजेपी दावा कर रही है। दो टूक में आज इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस आक्रामक रुख पर बात करेंगे और क्या वास्तव में कांग्रेस हिंदुओं को जाति जाति के नाम पर तोड़ रही है, इन सब पे चर्चा होगी। उससे पहले आपको सुनाता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दरअसल क्या कहा। पहले आज का उनका बयान सुनिए। कांग्रेस समाज को बांटने का फॉर्मूला लाती रहती है। कांग्रेस देश के मतदाताओं को गुमराह करने से बाज नहीं आ रही। कांग्रेस का फॉर्मूला साफ है कि मुसलमानों को डराते रहो, उनको भय दिखाओ, उनको वोट बैंक के कन्वर्ट करो और वोट बैंक को मजबूत करो। कांग्रेस के एक भी नेता ने आज तक कभी नहीं कहा कि हमारे मुस्लिम भाई बहनों में कितनी जातियां होती हैं। मुस्लिम जातियों की बात आते ही कांग्रेस के नेता पर मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं। लेकिन जब भी हिंदू समाज की बात आती है तो कांग्रेस उनकी चर्चा जाति से ही शुरू करती है। कांग्रेस की नीति है हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ। कांग्रेस जानती है कि जितना हिंदू बटेगा उतना ही उसका फायदा होगा। कांग्रेस किसी भी तरीके से हिंदू समाज में आग लगाए रखना चाहती है ताकि वो उस पर राजनीतिक रोटियां सेकती रहें। तो कांग्रेस का जो फॉर्मूला था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा वो बड़ा साफ है कि मुसलमानों को डराओ, डराकर उनको वोट बैंक बनाओ, इस वोट बैंक को मजबूत करो और हिंदुओं को जातियों में बांटो। ये कांग्रेस का फॉर्मूला जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया आज जो मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की। और अब जरा कल सुनते हैं, क्योंकि कल भी जैसा मैं कह रहा हूं कि कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर बीजेपी मुख्यालय से जोरदार हमला बोला था। सुनिए जरा। बीते कुछ समय से भारत के विरुद्ध भांति भांति के षड्यंत्र चल रहे हैं। भारत के लोकतंत्र को, भारत के अर्थतंत्र को, भारत के सामाजिक ताने बाने को कमजोर करने के लिए भांति भांति की साजिशें हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय साजिशें हो रही है। आज मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ मेरे प्यारे देशवासियों से कह रहा हूं कि कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी और उनके चट्टे बट्टे इस खेमे में शामिल है, इस खेल में शामिल है। कांग्रेस भारत के समाज को कमजोर करके, भारत में अराजकता फैलाकर देश को कमजोर करना चाहती है। इसलिए वो अलग अलग वर्गों को भड़का ही रहे हैं, लगातार आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। देश ने देखा कि कैसे किसानों को भड़काने का प्रयास हुए, लेकिन हरियाणा के किसानों ने उन्हें करारा जवाब दिया कि वो देश के साथ है, वो भाजपा के साथ है। हमारे दलित ओबीसी साथियों को भड़काने की कितनी ही कोशिशें हुई, क्या क्या प्रपंच नहीं किए गए,
लेकिन इस समाज ने भी इस षड्यंत्र को पहचाना और कहा कि वो देश के साथ है, भाजपा के साथ है। लोकसभा में कांग्रेस जितनी सीटें जीती, उनमें आधी से ज्यादा सीटें वो अपने सहयोगियों की वजह से जीती है। इसके अलावा जहां सहयोगियों ने कांग्रेस पर भरोसा किया, वहां उन सहयोगियों की ही नैया डूब गई। कई राज्यों में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन का खामियाजा उसकी सहयोगी पार्टियों को उठाना पड़ा। कांग्रेस ऐसी परजीवी पार्टी है जो अपने सहयोगियों को ही निगल जाती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को परजीवी पार्टी भी कहा और यह भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साजिशें लगातार चल रही है भारत के खिलाफ और कांग्रेस और उसके चट्टे बट्टे जो है इन साजिशों में शामिल हैं, इस खेल में शामिल हैं। इन्हीं सब पे चर्चा करेंगे। आज मेरे साथ जो है मेहमान जो मौजूद है, आइए परिचय करवा दूं। 4 मेहमान मेरे साथ जो है जुड़ चुके हैं। मेरे साथ बीजेपी से विजय शर्मा जुड़े हैं, मेरे साथ तारिक खान जुड़े हैं, तारिक खान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। निखिल जैन मेरे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, कांग्रेस के समर्थक हैं। और मेरे साथ अवधेश कुमार जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं स्टूडियो में। चारों मेहमानों का शुक्रिया, स्वागत। विजय शर्मा जी, सबसे पहले मैं शुरुआत आपसे कर रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि बड़े भरोसे के साथ, और वो कह रहे हैं कि जो भारत के आर्थिक तंत्र और सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साजिशें चल रही हैं और कांग्रेस और उसके चट्टे बट्टे इस खेल में शामिल हैं। भारत की विपक्षी पार्टी पर इतना बड़ा आरोप, कोई सबूत है आप लोगों के पास, कोई पक्की जानकारी है तो आपको उसे पब्लिक डोमेन में रखना चाहिए बीजेपी को। किस आधार पर ये बातें कही जाती हैं? देखिए अशोक जी, ये तथ्य तो पूरे देश के सामने है और देश देख रहा है, सुन रहा है, सबको दिखाई दे रहा है। अमेरिका में बैठ के, यूरोप में बैठकर जिस तरह की भाषा हमारे राहुल गांधी जी देश के बारे में, देश की संस्थाओं के बारे में, देश के हमारे धर्मों के बारे में दे रहे, तो उससे तो साफ स्पष्ट है। आप मुझे बताइए, उनके जो सैम अंकल हैं किस तरह की भाषा बोलते हैं। वो कहते हैं वो चाइनीज से मिलते हैं, पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं यहाँ बोलते हैं, अंग्रेजों से मिलते हैं, वहां बोलते हैं साउथ अफ्रीकनों से मिलते हैं। राहुल गांधी जी बोलते हैं कि बेरोजगारी इंडिया में है लेकिन चाइना में नहीं है। चाइना देश जिसके साथ हमारी इस तरह की कटुता हो, उसका नाम लेकर बोलते हैं कि वहां बेरोजगारी नहीं है। दूसरा मैं बताता हूं किस तरह से मेरे सिख धर्म का अपमान उन्होंने किया, से सिख भाइयों को वहां घुसने नहीं दिया जाता अपना जो है गुरुद्वारों में। तो ये कैसी बातें हैं? प्रत्यक्ष की प्रमाणम, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत होती है क्या? किस तरह से वो कहते हैं कि इलेक्शन जो है, मतलब पूरे विश्व में जाके भारत की बातें करते हैं कि जो इलेक्शन हुआ है वो निष्पक्ष नहीं हुआ। आप मुझे बताइए, आप संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर उंगली उठाते हो, आप सुप्रीम कोर्ट पे, न्यायालय पे आप उंगली उठाते हो, तो देश की एक संवैधानिक संस्था बताइए जिसके ऊपर राहुल गांधी जी उंगली ना उठाते, और वो भी विदेश में बैठ के, विदेशी धरती पे जाके बैठ के। एलहान जो उमर है वो कौन है? वो पीओके जाती है, पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित वो एक महिला है जो हमारे कश्मीर के बारे में प्रोपेगेंडा करती है। तो इससे देश कमजोर होगा या मजबूत होगा? तो षड्यंत्र कैसा है, ये पूरा देश देख रहा है ना। राहुल गांधी जी जवाब देते। विजय जी, जो वो आप कह रहे हैं पूरा देश देख रहा है, ठीक है। आपने जिन बयानों की बात की, वो बयान जो है उस पर मैं कई बार चर्चा कर चुका हूं। उनमें से बहुत सारे बयान, लगभग सारे बयान जिनका आपने जिक्र किया वो आपत्तिजनक हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर कुछ साजिशें हैं तो फिर आप लोग तो, हम लोग तो देखेंगे, देश देखेगा, देश देख रहा है, पर आप लोगों का काम देखना नहीं है ना। आप लोगों की तो सरकार है भाई, आप लोगों का काम कार्रवाई करना है ना। आप लोग ये थोड़ी बताने के लिए कि ये बयान आपत्तिजनक है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, साजिशें चल रही हैं, वो तो हम लोग भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। सरकार का काम है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसकी पड़ताल करे, उसकी तह तक जाए और उसके बाद जो है कार्रवाई करे। तो ये बताइए आप लोग क्या कार्रवाई कर रहे हैं अगर ये अंतर्राष्ट्रीय साजिशें हैं? अशोक जी, अभी मैं टीवी के ऊपर बैठ कर बता नहीं सकता, और ना ही एजेंसी हमारी आपको बताएंगे ना मेरे को बताएंगी। एजेंसियों का काम है,
वो अपना काम कर रही है और प्रधानमंत्री जी के पास कोई ना कोई इनपुट होगा। आपने उनकी भाषा नहीं सुनी, उन्होंने क्या, मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं। तो ये जाए कि भाई अगर प्रधानमंत्री जी देश के सामने, मीडिया के सामने खड़े होकर बोल रहे हैं तो उनके पास कुछ तथ्य होंगे ना। और निश्चित है, ये तो बिल्कुल निश्चित है कि उनके खिलाफ अगर जिस दिन साक्ष्य होंगे या साक्ष्य आ चुके होंगे तो निश्चित तौर पे कार्रवाई करेंगी एजेंसी। उसमें तो कोई ऐसी दो राय है ही नहीं। लेकिन आज ही मैं आपके टीवी के ऊपर भी देख रहा था कि इनकी जो नागरिकता है राहुल गांधी जी की, वो भी सब जुडिस है हाई कोर्ट के अंदर, उसमें भी 6 नवंबर लगी हुई है। तो राहुल गांधी जी डोकलाम के ऊपर हमारी सेना आमने सामने खड़ी है। चाइनीज एम्बेसडर के वहां पकड़े जाते हैं। चाइनीज एम्बेसडर जो है वो ट्विटर के ऊपर कहते हैं कि मेरे से राहुल गांधी मिल के गए हैं। तो ये क्या है, जब सेना है आमने सामने खड़ी और फिर कहते हैं जी मैं तो उनसे हालात पूछने गया था। हालात आप दुश्मन से पूछने जाओगे? तो मैंने इसीलिए कहा कि प्रत्यक्ष की प्रमाणम, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं है, बाकी एजेंसी अपना काम करेंगी। ठीक है। निखिल जैन, मैं एजेंसी क्या कर रही है क्या नहीं कह रही ये तो मैं नहीं जानता, मेरी कोई ऐसी पहुंच नहीं है और मुझे लगता है उस चीज़ों को सामने आनी चाहिए। अगर कुछ एजेंसी जांच कर रही है वो चीज़ें सामने आएंगी शायद वक्त आने पर। लेकिन जो कुछ बयानों का जिक्र किया उन बयानों को लेकर के तो देश में पहले भी बहस हो चुकी है, दो टूक में ही कई बार बहस हो चुकी है और जिन से वो मिलते हैं विदेश दौरे में उसको लेकर भी कई बार बहस हो चुकी है। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई पुख्ता आधार पर, प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं तो जिम्मेदारी के आधार पर कह रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें तो लगातार चल रही है ना जो सब पूरा देश देख रहा है। और उन्होंने अभी जो है सैम पित्रोदा की बात की, जो बयान जो है वो पूरे देश के लिए आपत्तिजनक था, कांग्रेस के लिए भी आपत्तिजनक था और कांग्रेस ने तुरंत जो है सैम पित्रोदा को पार्टी से जो है उनके पद से हटा दिया। लेकिन चुनाव खत्म होते हैं उनको फिर से पार्टी में ले लिया। तो इससे तो लगता है ना कुछ चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जो ठीक नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पे टिप्पणी कर दूं, जहां देश की मुख्य विपक्षी पार्टी को एक परजीवी पार्टी कहते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री देश के नागरिकों को परजीवी कह चुके हैं। मुझे ये नहीं समझ आता प्रधानमंत्री को हर किसी में परजीवी ही क्यों नजर आते हैं। ये उनकी जीत थी, कल हरियाणा में उनकी जीत हुई, जम्मू कश्मीर में नहीं हो पाई, वो खुशी का मौका था भाजपा के लिए। भाजपा के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने पिता समान देखते हैं। संबित पात्रा का बयान सबको याद है कि वो तो देश के पिता, पूरे देश के ही पिताजी उन्होंने प्रधानमंत्री को बनाया। पर ये कैसे पिता हैं जो आके अपने ही बच्चों को भड़का रहे हैं, बहला रहे हैं। आपने बिल्कुल सही और सटीक सवाल पूछा मेरे नजर में विजय शर्मा जी से कि अगर आपके पास प्रमाण है तो कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। एजेंसियां तो सारी आपके पास हैं, लेकिन वही बात, और विजय शर्मा जी का उस पर जवाब क्या था कि आप प्रधानमंत्री के शब्द सुनिए। उन्होंने कहा है बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं तो कुछ तो रहा होगा, मैं टीवी पे नहीं बोल सकता। मजे की बात यह है भाजपा के प्रवक्ता टीवी पे नहीं बोल सकते, पर भाजपा के जो नेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो टीवी पे, रैली में, हर जगह ये सब बोल सकते हैं। उन्होंने कहा एजेंसियां जो, सुनिए मैं स्पष्ट कर दूं, क्लियर कर दूं, उन्होंने कहा जो एजेंसियां जो जांच जो कार्रवाई कर रही है वो टीवी पे नहीं बताई जा सकती, ये उन्होंने कहा। बोलिए आप। तो कार्रवाई होने के बाद प्रधानमंत्री को बयान देना चाहिए। देश के सबसे बड़े नेता हैं वो, देश के लीडर हैं वो, उनको भी थोड़ी एक जिम्मेदारी बरतनी चाहिए। और रही बात प्रधानमंत्री के जिम्मेदारी से दिए हुए बयानों की, वो तो प्रधानमंत्री बनने से पहले स्विस बैंक्स में कितना काला धन बताते थे, 15-15 लाख हर एक नागरिक के हिस्से के बताते थे। क्या हुआ उस जिम्मेदारी का? डिमोनेटाइजेशन करते हुए कहा 50 दिन दे दो, कोई गलती निकल जाए तो जिस चौराहे पे मेरे को जो सजा देनी हो दे देना, मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। क्या हुआ उस जिम्मेदारी का? किसानों के लिए 3 कानून लाए गए, बड़े जिम्मेदारी से प्रधानमंत्री ने कहा कि ये किसानों के फायदे के लिए हैं, उसके बाद उन्हें वापस ले लिया गया। तो प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी कितनी है ये सबने देखा है, तो शायद इस पे हमें ज्यादा चर्चा करने की जरूरत है नहीं। रही बात ऐलान उमर की, एक बात करी गई। पहली बात तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के जब यूएस दौरा, मैंने सैम पित्रोदा की भी बात की थी। अगर दो बयान सुनिए ना, सैम पित्रोदा का जो बयान चुनावों में, जब चुनाव चल रहे हो कांग्रेस को वो भी अखरता है और कांग्रेस पद से हटा देती है, चुनाव के बाद वो बयान और सब कुछ ठीक हो जाता है। देखिए, पॉलिटिकली सैम पित्रोदा का बयान पॉलिटिकली इनकरेक्ट जरूर था, लेकिन बिल्कुल भी उस तरीके से दंगाई और भड़काऊ नहीं था जिस तरीके के बयान बीजेपी के बैठे हुए सांसदों ने दिए। अरे क्या बात कर रहे हैं निखिल जी, क्या बात कर रहे हैं? नॉर्थ ईस्ट के लोगों को चाइनीज कहना, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को चाइनीज कहना, गोरे लोगों को रंग क्या? आपको मालूम है ये बयान, अगर ये बयान हिंदुस्तान के बाहर अगर किसी देश में किसी और देश के नागरिकों के लिए कहा दिया जाता ना,
तो ये इस बयान को लेकर के जो है क्या क्या सजा हो जाती है उस आदमी को। और अनुराग आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं भड़काऊ नहीं। मैं फिर कह रहा हूं दक्षिण भारत के लोगों को, नहीं 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 निखिल जी मेरी बात सुनिए, आप यहाँ गलत जा रहे हैं। अभी तक मैंने आपको टोका, सुनिए निखिल जी मेरी बात सुनिए, मैंने आपको टोका नहीं था, लेकिन अब आप बिल्कुल गलत जा रहे हैं। निखिल जी आप बिल्कुल गलत जा रहे हैं, इसीलिए मुझे टोकना पड़ा। अगर आप कहेंगे कि दक्षिण भारत के लोग जो है वो जो है वो निग्रो होते हैं, उत्तर भारत के लोग जो अंग्रेज होते हैं, और जो है चीन के और नॉर्थ ईस्ट के लोग चाइनीज होते हैं, मुझे लगता है भारतीयों का इससे बड़ा अपमान कोई नहीं हो सकता। और आप इसे जस्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं, इसमें तो कुछ था नहीं, दंगाई बयान तो थोड़ी था। सर पॉलिटिकली इनकरेक्ट, मैंने सबसे पहले पॉलिटिकली इनकरेक्ट आपको पॉलिटिकली आपको ये पॉलिटिकली इनकरेक्ट लगता है। मेरे को मुझे आप मेरा रंग देखकर, मेरे नैन नक्श देखकर मुझे आप बता दें कि मैं क्या मेरी रेस क्या है, वो आपको पॉलिटिकली इनकरेक्ट लगता है। नॉर्थ ईस्ट के लोगों को मुझे इस बात पे कतई आपत्ति है। आप इसको सुनिए निखिल जैन जी, निखिल जी सुनिए, हर चीज को ना राजनीति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने भी यही किया और आप भी वही कर रहे हैं। आप कांग्रेस ने भी क्या किया, राजनीति नहीं, मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुनिए, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने इसको राजनीतिक रूप से देखा कि कितना डैमेज कर रहा है, तो डैमेज कंट्रोल के लिए चुनाव तक हटा दिया। अब आप भी वही काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं राजनीतिक रूप से ये बयान गलत हो सकता है, वैसे सही है, वैसे सही है बयान ये। एक सेकंड पॉलिटिकली इनकरेक्ट जो इंग्लिश का शब्द है, मुझे उसकी हिंदी की एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं आती। मुझे आपसे भाषा की ज्ञान नहीं लेना निखिल जैन, मुझे आपसे ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। आप कह रहे हैं सामाजिक तौर पे वो बयान नहीं देना चाहिए था। आप ये कह रहे हैं नहीं ये बयान ठीक था क्या, राजनीतिक रूप से नहीं देना चाहिए था? वही अशोक जी, मैं बोल तो लूं एक बारी। पॉलिटिकली इनकरेक्ट का मतलब ये नहीं होता हमारी राजनीति खराब कर रहा है। पॉलिटिकली इनकरेक्ट का मतलब, मेरा जो मतलब था वो ये था कि सार्वजनिक रूप पे ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। आपके दर्शक गूगल कर सकते हैं पॉलिटिकली इनकरेक्ट का मतलब क्या होता है। सुनिए सर, सुनिए निखिल जैन जी गूगल मत सिखाइए, पॉलिटिकली इनकरेक्ट करेक्ट मत बताइए। पॉलिटिकली इनकरेक्ट सुनिए ना, मैं कहना नहीं चाहता, अगर मैंने कुछ ऐसा पॉलिटिकली इनकरेक्ट कुछ बोल दिया तो आपको यहां से जो है बहुत आपको खराब लगेगा। अगर मैं बोल दूं कि आपके सर पे बाल नहीं है और मैं अगर आपको कुछ ऐसा शब्द बोल दूं तो वो पॉलिटिकली नहीं, बिल्कुल नहीं है। नहीं तो वो पॉलिटिकली वो मैं ये नहीं कहूंगा उसके बाद, नहीं मैं ये नहीं कहूंगा उसके बाद निकल जाएंगे तो पॉलिटिकली इनकरेक्ट बयान दिया मैंने आपको। नहीं देखिए, इस तरह की बातें मत कीजिए मेरे डिबेट में। जो गलत है उसको गलत कहिए। अभी आपने कहा मैंने सही सवाल पूछा, मैं आपसे भी सही सुनिए, मैंने विजय शर्मा जी से सही सवाल पूछा, मैं आपसे भी सही सवाल पूछ रहा हूं। और वो मेरा सवाल ये है कि अगर आप राहुल गांधी के उस बयान की निंदा नहीं कर सकते, मैं समझ सकता हूं आपकी पॉलिटिकल कंपल्शन है कि आप सैम पित्रोदा, क्योंकि राहुल गांधी के वो राजनीतिक गुरु हैं, आपकी पॉलिटिकल कंपल्शन है, आप उसको गलत नहीं साबित कर सकते, लेकिन कम से कम कह दीजिए कि वो बयान गलत था। एक सेकंड अशोक जी, मैं कब से यही कहने की कोशिश कर रहा हूं वो बयान गलत था। मैंने स्टार्ट ही इस चीज से करा था कि वो बयान गलत था। आपके दर्शक पॉलिटिकली इनकरेक्ट का जब मतलब गूगल करेंगे, उसका मतलब इनकरेक्ट और गलत ही जो होता बयान है। गलत है वो हर तरह से गलत है। मैं कह रहा हूं कि वो सीधा रेसिज्म है, जलेबी में वो रेसिज्म है। आप पॉलिटिकल करेक्ट इनकरेक्ट मत बताइए, वो रेसिज्म है। अच्छा, अगर वो रेसिज्म है तो अनुराग ठाकुर जब बोलते हैं कि लोगों को गोली मार दीजिए, अब आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, अब आप उसको जस्टिफाई करना चाह रहे हैं, अब आप उसको जस्टिफाई करना चाह रहे हैं। दामन में दाग दिखा रहा हूं तो वो नहीं, अब आप उसको जस्टिफाई करने के लिए अनुराग ठाकुर का अब आप ये बताना चाह रहे हैं, एक और एक जो है दो होते हैं तो एक और एक तीन भी हो सकते हैं। अब आप मैथ्स पे आ गए, अभी तक आप डिक्शनरी पढ़ा रहे थे, अब आप मैथ्स पर आ गए, विषय पर आइए। हाँ, आगे की बात कर लें। आगे की बात कीजिए, वो गलत था। इल्हान, ठीक है। इल्हान उमर की इन्होंने मुद्दा उठाया विजय शर्मा जी ने। पहली बात तो इल्हान उमर से मिलने नहीं गए थे राहुल गांधी। एक पिक्चर है जिसमें इल्हान उमर साथ हैं। इल्हान उमर कौन है आपके दर्शकों के लिए? जनप्रतिनिधि हैं, वहां की सांसद है, डेमोक्रेटिक पार्टी की सांसद है, उसी डेमोक्रेटिक पार्टी की जिसके करंटली राष्ट्रपति जो बाइडेन है, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना खासा मित्र बोल के गले लगाते हैं। अगर उन्हें यह लगता है कि इल्हान उमर भारत के इंटरेस्ट के खिलाफ काम करती है तो भारत के राजदूतों को अमेरिका में
एक कंप्लेन उनके खिलाफ या अपना ऑब्जेक्शन जाहिर कराना चाहिए, जो उन्होंने आज तक नहीं कराया। तो इलान उमर के मुद्दे को ही भड़काते रहेंगे, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। चलिए ठीक है। आखिरी जो विजय जी रुकिए एक मिनट। चाइना से बस निखिल जैन आपका ऑडियो में, निखिल जैन आपका ऑडियो में प्रॉब्लम है, नेटवर्क में रुकिए निखिल जैन। निखिल जैन प्रधानमंत्री के बयान पर चर्चा नहीं होगी। मैं केवल एक लाइन के लिए आया हूं, ना बोलने के लिए नहीं आया। प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा है उसका एक पंक्ति पर तो हम बात कर रहे हैं, वो पूरे पर चर्चा होना, पूरे पर चर्चा करूंगा। अब अभी चूंकि अब वहां फंस गया कि ये कि मुकदमा कर दें, फलाना कर दें, और उस पर निखिल जैन जो है आए बाएं उधर ले जा रहे हैं चीजों को जिसमें कोई उत्तर नहीं है, और उनकी बात पर तो बहस करेंगे तो पूरा मैं उनकी बात पे बहस नहीं कर रहा, मैं आ रहा हूं मैं प्रधानमंत्री की बात पे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो कहा है वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो ये कहा कि सामाजिक ताने बाने और अर्थतंत्र को जो है एक साजिश चल रही है, वो इम्पोर्टेंट बात है, और उसके कंटेक्स्ट में जो बात चल रही है मैं उसी पर रहना चाहता हूँ। बाकी मैं इधर उधर नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन मैंने विजय शर्मा जी से पूछना मेरा ज़रूरी था, मैंने पूछा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं निखिल जैन, जो आपने जो तर्क दिया ना, उस तर्क की जो बाइडन उनके दोस्त हैं, तो भाई साहब जो बाइडन ने तो अपने घर पे बुलाया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और ये ऐलान उमर है जब जो बाइडन के और संसद ने जब पूरी संसद ने जब बुलाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उनके सम्मान में खड़ी हुई, तो यही जो है भाग कर गई थी पाकिस्तान के इशारे पर उनका बायकॉट करने। तो जो बाइडन के साथ में जुड़ी हुई है, इसका मतलब उनकी हर गलत काम को सही नहीं कर सकते। जो बाइडन क्या कर रहे थे उस समय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस तरह से स्वागत कर रहे थे, और ऐलान उमर। एक मिनट हो गया, मेरा विषय नहीं है, मेरा विषय नहीं है, टाइम मत खराब कीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, आपने कुतर्क किया, उस कुतर्क का जवाब दे रहा हूं। ओके विजय शर्मा जी जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं बाकी दो मेहमानों के पास जाऊंगा। अब आप मुझे ये बताइए, एलओपी के नेता देश विरोधी लोगों के साथ घूमते हैं और हमसे उम्मीद करते हैं कि आपने ये क्यों नहीं किया, आपने वो क्यों नहीं किया। ये शर्म की बात है। एक सबसे पुरानी पार्टी के नेता ऐसे देश विरोधी, ऐसे राहुल गांधी जी के साथ कैसे सहयोग क्यों होते हैं, कि जो ऐसे लोग हैं उनके साथ मिलते हैं। आप मुझे बताइए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं कि राहुल गांधी जी की जो भाषा है, जो इन्होंने बिरयानी खाने नरेंद्र मोदी हम सेम पेज के ऊपर हैं, हम सेम पेज के ऊपर हैं, यही पन्नू बोलता है। रक्षा मंत्री ने बोला, रक्षा मंत्री ने बोला, सॉरी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने बोला कि हम सेम पेज के ऊपर हैं। तो आप मुझे बताइए, शर्म में डूब मरिए कि वही कांग्रेस पार्टी है, ये सबसे पुरानी पार्टी। ओके, इस तरह की भाषा एक मिनट रुकिए, विजय जी रुकिए। देखिए मैं कह रहा हूं, एक मिनट रुकिए। दोनों चीजें हैं। प्रधानमंत्री के पूरे भाषण में जो उन्होंने विपक्ष पर हमला किया, उसके मोटे तौर पर तीन पक्ष हैं। एक जो परजीवी, मैं अभी लाना नहीं चाहता था, निखिल जैन सीधा परजीवी पे चले गए। उनको उस शब्द से आपत्ति है, क्या भाव था उस भाव को भी समझिए, उस भाव पे भी मैं बात करूंगा। मैं तारिक खान जी के पास भी जाऊंगा। एक मिनट रुकिए, निखिल जैन बीच में मत बोलिए, निखिल जैन बीच में मत बोलिए। लेकिन जो दो इंपॉर्टेंट बातें थी, एक उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय साजिश की बात की, और दूसरा उन्होंने कहा कि हिंदुओं को बांटना और मुस्लिम वोट बैंक को स्ट्रांग करने का, ये पूरी की पूरी उनकी कांग्रेस की रणनीति है। अवधेश जी, ये जो बात जो कुछ प्रधानमंत्री ने कहा, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सिर्फ ऐसे नहीं, हम लोग तो चर्चा में ही नहीं, सिर्फ दो टूक की बात छोड़ दीजिए, बंद कमरों में भी जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, पत्रकार हैं, वो ये चर्चा करते हैं कि राहुल गांधी जिस तरह की राजनीति इन दिनों कर रहे हैं, वो हिंदुओं को बांटने की एक पूरी की पूरी उनकी योजना है, पूरी साजिश है। और वो बात प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये एक बड़ी चीज़ है? क्या प्रधानमंत्री ये नोटिस कर रहे हैं? अगर इसको कह रहे हैं तो क्या आपको लगता है अगले कुछ दिनों, मुझे लगता है अगर प्रधानमंत्री ने नोटिस किया तो अगले कुछ दिनों, क्या कुछ महीनों तक देश की राजनीति में जो बड़े परिवर्तन आ सकते हैं? क्योंकि ये अगर नोटिस कर रहे हैं प्रधानमंत्री, जो हम बंद कमरों में चर्चा करते हैं, तो फिर एक बड़ा बदलाव है। बंद कमरों में तो चर्चा नहीं थी। हम लोग तो राहुल जी का जो दूसरा स्वरूप उभरा है, खासकर कोरोना के बाद से, तब से ये विषय हम सब लोग उठा रहे हैं। स्वयं कांग्रेस के अंदर जो कांग्रेस के परंपरागत नेता हैं, उनसे भी बात करेंगे तो वो तो बोलते ही हैं। जो आज उन्होंने, प्रधानमंत्री ने अरवर नक्सली कहा है, तो एक बार मैं कांग्रेस के एक नेता थे, मैंने कहा कि भाई आपकी पार्टी इस समय जो है वो तो पुराने नक्सलियों की भाषा, तो बोले कि सर उससे भी आगे हैं हम लोग, अभी कुछ ज़्यादा ही है, अब क्या कर सकते हैं। पहली बात तो यह है कि आपने जो सवाल किया है, सामान्यतः मेरी आपसे असहमति नहीं होती है
कि प्रमाण है तो केस लाइए। देखिए ऐसा नहीं होता है। अगर अमेरिका का प्रशासन भारत को कमजोर देखना चाहता है तो भारत अमेरिका को इस प्रकार से खुलेआम जो है ये नहीं कह सकता है कि आप हमारे दुश्मन हो। वहां का डेमोक्रेट प्रशासन अगर भारत की नीतियों के पक्ष में नहीं है, लेकिन अपनी रणनीति के तहत और इंटरनेशनल जो उसकी पॉलिसी है उसके तहत भारत के साथ उसको अच्छे संबंध रखना, भारत के साथ सहयोग बनाना, भारत के साथ स्ट्रेटेजिक जो एग्रीमेंट करना और लाना उसकी आवश्यकता है, तो हम वैसे नहीं बोल सकते हैं। लेकिन कोई उनके हम अपने एजेंडे के साथ उसके रहें और कोई उनके एजेंडे के साथ हमारे रहने लगे। चीन के साथ हमारी दुश्मनी है, लेकिन एक देश के नाते द्विपक्षीय संबंधों के जो आवश्यकताएं होती हैं उसमें बनाए रखना हमारी आवश्यकता होती है। लेकिन वो हमारा एजेंडा हो सकता है। हम चीन के एजेंडे के साथ अगर बात करने लगेंगे तो समस्या हो सकती है। तो आप मुझे ये बताइए कि इसमें मुकदमे और प्रमाण और केस की आवश्यकता नहीं होती है सर। ये तो सीधी सी बात है कि राहुल गांधी जी जब अडानी अंबानी पर हमला करते हैं तो उनकी भाषा कैसी होती है? वो तो पुराने वही ना, नक्सलियों को उखाड़ के फेंक दो। जब वो जाति पर बोलने लगते हैं तो पता नहीं कहां पहुंचते हैं। लगता है कि एकदम इस देश में जातीय दलित और पिछड़े और क्या क्या करके एकदम अभी देश में जो है गृह युद्ध छिड़वा देंगे। जब वो मुसलमान जनगणना की बात कर रहे हैं ना, केवल जाति जनगणना नहीं, जब वो विदेश में जाके और यहां तक कि संसद में बोलते हैं कि भारत में दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक सब जो है सब पर हमले हो रहे हैं, सबका दमन हो रहा है, सबका, जब इस प्रकार की भाषा बोलते हैं तो वो एक उत्तेजित करना होता है। इसके जब वो खड़ा होकर के किसी पत्रकार से पूछते हैं कि तुम्हारी जाति क्या है और उस पर लोग हमला कर देते हैं। आप क्या बात करें, इससे ज्यादा उकसाऊ बयान, इससे ज्यादा देश तोड़क व्यवहार हो ही नहीं सकता है। दूसरा यह है कि उनकी जो पूरी पॉलिसी है इस समय और ये कही है कि नरेंद्र मोदी से या बीजेपी से उनका नफरत हो सकता है। नफरत, उस नफरत में वो उस सीमा तक जा रहे हैं और उनके समर्थक यहां बैठे हुए हैं कि इल्हाना उमर की तुलना आप एक राष्ट्रपति से कर रहे हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति से। और भाई पाकिस्तान का भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कहीं होता है। पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश हो सकता है, आवश्यकता पड़ने पर हम उसके साथ भी बातचीत करते हैं। लेकिन इसका यह मतलब थोड़े है कि वहां जो कोई टेररिस्ट का काम करेगा, जो भारत विरोधी बनेगा, उससे हम उसी स्तर पर बातचीत और व्यवहार करेंगे। उसमें मुकदमा और केस तो नहीं हो सकता है। तो राहुल गांधी जी जो कुछ भी, आप मुझे एक बात बताइए, आप भाई अमेरिका के लिए तो पन्नू जो है आतंकवादी नहीं है, लेकिन हमारे लिए तो है ना। तो हम क्या करेंगे उसके लिए? हम तो अपनी बात करते हैं वहां, ठीक है। और राहुल गांधी के बयान का वो समर्थन करता है। देखिए इस समय जो प्रधानमंत्री ने कहा है वो एकदम सीरियस बात है, देश के सामने है। इस देश में सिर तन से जुदा के नारे लगते हैं, कभी राहुल गांधी जी का उस पर एक बयान नहीं आता है कि यह नारा रोका जाए। इस देश में जिस ढंग से इस समय हर घर से वो नसरुल्लाह निकलेगा और हमारा तुम्हारा रिश्ता क्या, ला इलाही इल्लल्लाह, हर मुसलमान क्या बोलते हैं, हिजबुल्लाह, हर मुसलमान हिजबुल्लाह, तो जिस ढंग से उसकी आलोचना होनी चाहिए कि हमारे राहुल गांधी उस पर कहीं नहीं बोलते हैं। लेकिन अगर एक कोई हिंदू संगठन का व्यक्ति कोई बात करता है जो कि उसके विरुद्ध होता है तो उसके विरुद्ध में पूरा इकोसिस्टम खड़ा हो जाता है। तो राहुल गांधी जी इस समय दो बात कह के देखिए, मुसलमान और जिहादी, मुसलमानों में कुछ छोटे वर्ग को छोड़ दीजिए, एक समझदार लोग जो है वो भी इस चीज को स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि हम जिस देश में हैं हमारे व्यवहार से उस देश के कमिटमेंट में कोई कमी देखे। ठीक है। लेकिन एक बड़ा वर्ग के अंदर इतनी कट्टरता पैदा कर दी गई है कि वो बिल्कुल देश की सीमाओं का, जो इस्लाम देश की सीमाओं को नहीं मानता है वो है। कम्युनिस्ट और नक्सली जो रहे हैं वो सीमाओं को मानते ही नहीं है, उनके लिए संपूर्ण दुनिया की बात होती है। तो उस लेवल को आप भड़का रहे हैं, उस लेवल में भारत को बदनाम कर रहे हैं। दुनिया में उसके कारण समस्या हो रही है कि इस देश में मुस्लिमों पर अटैक है, इस देश में दलितों पर अटैक है, आदिवासियों पर अटैक है। तो ये तो समाज को बांटना और भारत विरोधियों को ताकत है जो दुनिया की भारत विरोधी चाहते हैं ये। ठीक है, तो जो समाज को बांटना जो है वो तो दुनिया चाहेगी कि भारत बटे, समाज में बटे, और अलग अलग यही कोशिश बार बार होती है। और
इसके अपने राजनीतिक फायदे नुकसान जो है वो देखकर होते हैं। लेकिन तारिक खान जी, मैं आपसे एक चीज़ पे आप जाहिर सी बात है इस डिबेट में अपनी बात रखेंगे और आप रखिए, लेकिन मैं साथ साथ एक सवाल भी पूछ रहा हूँ, क्योंकि जो परजीवी को लेकर के इन्होंने, निखिल जैन ने कहा, हरियाणा चुनाव नतीजे आने के बाद जो है जिस तरह से पूरा कांग्रेस के सहयोगी पार्टियां जो पूरा व्यवहार कर रहे हैं, और कांग्रेस खुद ये बार बार कह रही है, मतलब कांग्रेस के सहयोगी पार्टियां भी कह रहे हैं, जिस तरह से उद्धव ठाकरे की पार्टी ने कहा कि भाई कांग्रेस अकेले दम पर जो है वो सामना नहीं कर पाती है। आम आदमी पार्टी ने भी नसीहत देने की कोशिश की है, आप लोगों ने भी 6 कैंडिडेट जारी कर दिए, कांग्रेस 5 कैंडिडेट मांग रही थी कि भाई 5 हमको मिलने चाहिए। क्या ये सब हरियाणा चुनाव का जो है एक तरह का उसकी प्रतिक्रिया के बाद ये सब हो रहा है? हमारी तैयारी काफी दिन से चल रही थी, और अंग्रेजी में कुछ कहते हैं कि डेटा स्पीक्स इट्स ओन लैंग्वेज। तो जो हरियाणा का डेटा है वो बता रहा है कि कांग्रेस को ये चीजें समझनी चाहिए। हमने हर बार, और जो अलायंस है कोई भी, उन्होंने हर बार अपनी बातें कही कि हाँ इन चीजों को समझें, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में कांग्रेस इन चीजों को समझेगी। वहीं पर शायद चूक हुई है, जो चीजें मध्य प्रदेश में भी यही चीजें थी, यहाँ भी हैं, इन चीजों को समझना चाहिए। परजीवी पे जो बात है उसमें परजीवी हो गया, और जो निर्भर है मतलब कीड़े मकोड़े कह दिया, प्रधानमंत्री पार्टी को कीड़ा मकोड़ा कह रहे हैं, ठीक है, और जो स्वयं निर्भर होता है उसको परपोषी कहते हैं। तो बीजेपी परपोषी है, चलिए वेरी गुड। 51 में आपने जनसंघ बनाई, फिर आपने 80 में बीजेपी बनाई, आपने किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं किया, जनता पार्टी में विलय नहीं किया क्योंकि आप परपोषी थे। 98 में एनडीए बनाया, 16 पार्टियों के साथ आप नहीं गए क्योंकि आप परपोषी थे। आप स्वयं को पालते पोसते हैं, दूसरों पे निर्भर नहीं होते हैं। महाराष्ट्र में 30 साल तक शिवसेना के साथ आप नहीं रहे, अकाली दल के साथ 25 सालों तक आप नहीं रहे। अभी आपका जो गठबंधन है वो लगभग 40 पार्टियों का नहीं, ठीक है, आप परपोषी, अच्छी बात, मुबारकबाद। और क्या कह सकती? अगर वो परजीवी मान लिया कि निर्भरता या कीड़े मकोड़े हैं या दूसरों का खून चूस के आगे बढ़े हैं, आपने भी तो वही किया है। डेटा स्पीक्स इट्स ओन लैंग्वेज। डेटा तो यही चिल्ला रहा है सर, नहीं चिल्ला रहा है। क्यों? क्योंकि भाई या तो फिर यह होता कि बीजेपी अकेले चली और अकेले पहाड़ चढ़ी और सारे पहाड़ों पे 2 से और 303 तक यूं करते हुए पहुंच गई अकेले, तब तो आप परपोषी स्वयं पे निर्भर रहेंगे। लेकिन निर्भरता आपकी भी रही, हमारी भी रही। 77 से जब से गठबंधन की राजनीति शुरू हुई, सब लोगों ने इधर उधर किया, उसमें हम भी हैं। लेकिन बीजेपी कह देती है कि भाई ऐसा नहीं है। मुसलमानों की बात, जब आप अभी नस्ल भेद की बात कर रहे थे, तो जब आपने खुल के हिंदू मुसलमान किया तो इसको कम्युनलिज्म नहीं कहेंगे, इसको धर्म की बात नहीं कहेंगे। आप तो कह रहे हैं, प्रधानमंत्री खुद ही कह रहे हैं, तो हम कह रहे हैं अगर वो कहना गलत है हम उसकी निंदा करते हैं, क्योंकि रंग रूप लिंग और कलर या धर्म के नाम पर बांटने की बात तो आपने आज खुल के कहा कि मुसलमानों की ये बात नहीं करते। और करा क्या रहे हैं अब ये भी समझिए, चंद्रबाबू नायडू क्या कर रहे हैं? 10,000 रुपए देने जा रहे हैं, 24 सितंबर को ऐलान कर दिया। ये है इनका अपीजमेंट, तुष्टीकरण। 10,000 रुपए देने जा रहे हैं इमाम को, आंध्र प्रदेश में ऐलान कर दिया और ऑर्डर कर दिया 24 सितंबर का, मेरे पास है। और 5,000 रुपए मुअज्जिन को देंगे, 1 लाख रुपए हज पिलग्रिम्स को देंगे। ये क्या है? आप नहीं कर रहे हैं अपीजमेंट। आपने कहा हम लोगों ने पूरी जिंदगी अपीजमेंट करके अपने आप को बढ़ाया। ये क्या है? अमित शाह साहब सिलेंडर बांट रहे थे वह मुसलमानों को ईद में, मुहर्रम में। ये अपीजमेंट नहीं, ये कुछ और है, ये कुछ और है। या अगर आप जहां जाते हैं अपनी पॉलिटिक्स को उस रीजन के हिसाब से, उसके कास्ट के, उसके रिलीजन के जो ताना बाना है उसके हिसाब से खुद को टेलर मेड कस्टमाइज नहीं करते। तारिक जी, यहाँ पर एक चीज है, मैं एक चीज यहाँ कहना चाहूंगा। देखिए, जो आपने कहा ठीक है, हर पॉलिटिकल पार्टी जो है और जो उसकी पॉलिटिकल कंपल्शन होती है वो करते हैं। मैं प्रधानमंत्री की जो एक इंपॉर्टेंट बात थी, जिसको आपने हिंदू मुस्लिम का, वो ये है कि भाई आप उन्होंने, और ये बात ठीक है, इस देश में तो मुसलमानों में भी जातियां होती है ना, मुसलमानों की जातियों की तो बात कोई नहीं करता। जब हिंदू की बात आती है तब आप जो है यादव देखेंगे, आप ब्राह्मण की बात करेंगे, आप दलित पिछड़ा ये सब चीजें करेंगे।
तो ये बात ये और इसमें कोई दो राय नहीं कि अचानक से जो राहुल गांधी जाति जाति करने लगे हैं, उसका उनका एक फॉर्मूला है, वो साफ तौर पर दिखता है। क्योंकि बीजेपी हिंदू वोटों का कंसोलिडेशन कर लिया है, इसलिए राहुल गांधी चाहते हैं कि हिंदू वोट बटे, मुस्लिम वोट हमारा एकमुश्त रहेगा, क्योंकि वो उनका एक अपना फॉर्मूला है। तो इसमें तो किसी को आपत्ति नहीं है। तो ये तो वोट बैंक की राजनीति है, हो रही है। आप मुसलमानों की जातियों की गणना करिए, जब जातिगत जनगणना होगी किसने रोका? क्या समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया? करिए। लेकिन हम अगर कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, तो हम उसकी बिना क्या आज भेदभाव खत्म कर लिया हमने अपने समाज में? संविधान जिस बिना पर बना था, क्या हमने उस समाज को जो निचले पायदान पे था, जो पीठ पे झाड़ू बांध के चलता था, उसको ऊपर ले आए? तो सर और नहीं लाए तो हम कह रहे हैं जब जातिगत जनगणना होगी तो पता चलेगा ना कौन किस जगह है। नहीं, तो यही तो बात है ना। पसमानदा मुस्लिम जो हैं, जो मुसलमानों में पसमानदा हैं, जो पिछड़ी जातियों के हैं, जो अर्जल हैं, अजलफ हैं, उनकी बात कौन करता है? वो तो आप भी नहीं करते, कोई नहीं करता। लेकिन हिंदुओं में लोग, जब राहुल गांधी के कंटेक्स्ट में बात हुई, तो राहुल गांधी ने देश में या विदेश में कहीं जाकर ये बोला कि जो अर्जल मुस्लिम हैं वो पिछड़े हैं जी, क्योंकि जो अशरफ मुसलमान है वो उनका हक मारते हैं, वो उनको जो है अर्जल मुसलमानों का जो हक मार कर बैठे हुए हैं, उनके साथ न्याय नहीं हो रहा। कभी ये बात कोई करता है? ये भी तो देश की बात होनी चाहिए ना। मुसलमान बैकवर्ड है, उसका ओबीसी लिस्ट में पंजीकरण है जगह जगह। मैं क्या पूछ रहा हूं? अरे मैं तो कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आप में से किस नेता ने, मुझे एक बयान सुनवाइए ना, चाहे वो किसी आपकी पार्टी का हो या राहुल गांधी का हो, कि भी अर्जल मुस्लिम है, उनके साथ भेदभाव होता है, अशरफ मुस्लिम जो है उनका हक मार करते हैं, उनके साथ। सुनिए, मैं वही एग्जैक्टली, वो अर्जल ही है ना, उसमें अर्जल ही है, उसमें मैं यही एग्जैक्टली मेरा सवाल है, उसको लेकर तो कोई नहीं कहता। लेकिन हिंदुओं की जब बात होगी तो उनको ब्राह्मणों को दलितों से लड़ाना है, पिछड़ों को ओबीसी से लड़ाना है। तो ये जो राजनीति है, मैं इसकी बात कर रहा हूं। अगर ये बात करना, जातियों की बात करना लड़ाना है, तो मंडल कमीशन ने भी लड़ाया था। सर मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप मेरा सवाल से अब आप डॉज कर रहे हैं। मैं सीधी सी बात कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ऐसे 50 बयान है सब नेताओं के कि भाई ब्राह्मण जो है, ये जो अपर कास्ट है, ये निचलों के साथ ऐसा कर रहे हैं, दलितों के साथ ओबीसी के। लेकिन मुझे बताइए ना, क्या एक बयान ऐसा है कि अशरफ मुसलमान जो है वो अर्जल मुसलमानों का हक मारी कर रहे हैं और उनको जो है उनके साथ नाइंसाफी हो रही है? एक बयान मुझे बताइए ना। मैं तो यही तो कह रहा हूं। ऐसा है कि अगर मुसलमानों की स्थिति की बात करें तो पूरा का पूरा सच्चर कमेटी ने कहा पूरा मुसलमान बैकवर्ड है। मैं फिर पूरे मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं। आप बैकवर्ड मुसलमानों की गिनती कराइए, उनकी जातिगत जनगणना कराइए। समाजवादी पार्टी मुसलमानों में जाति है कि नहीं है, यहाँ यह सैद्धांतिक बात है। अगर जाति है तो उसकी चर्चा राहुल गांधी क्यों नहीं करते हैं? ये सवाल तो फिर वही तो बात है कि इसकी चर्चा क्यों नहीं करते? वो गरीब है, धनी है, उस पर बहस कर लेंगे। सर, देश का बड़ा चैनल है आपका, डीडी नेशनल चैनल है, आप ये सवाल उठाइए। मैं जवाब दे रहा हूं आधिकारिक प्रवक्ता कि आप अगर मुसलमानों की जातियों की जनगणना कराते हैं और उसमें उसकी आर्थिक, मैं जनगणना की बात नहीं कर रहा सर। जनगणना जब होगी तो कोई नहीं बचेगा ना। जब जनगणना होगी कोई नहीं बचेगा। मैं फिर कह रहा हूं, क्या मैं सर जातीय जनगणना में भी राहुल गांधी हिंदुओं की ही जाति जनगणना करा रहे हैं। वो दलित का पिछड़े की कितनी संख्या है वो सामने लाओ। कभी नहीं मुसलमानों की जाति जनगणना। एक मिनट, मैं यही कह रहा हूं, सुनिए। बहुत अच्छी चर्चा है, सुन लीजिए एक सेकंड। क्या बिहार में क्या मुसलमानों की जातियों को इंगित नहीं किया गया? किया है। मैं यही कह रहा हूं सर। आप करिए। मेरा मूल सवाल सुनिए। मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं जब जाति जनगणना होगी तो सबकी जनगणना, कोई बचेगा थोड़ी उससे, बिल्कुल सबकी होगी। उसमें मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, सबकी होगी। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे इस तरह के बयान दिए जाते हैं कि भाई ओबीसी और दलितों के साथ जो है ये हो रहा है, वैसे अर्जल मुसलमानों की बात तो नहीं करता कोई नहीं कहता कि अशरफ मैं फिर दोबारा बार सवाल पूछ रहा हूं, अशरफ मुसलमान अगर अर्जल मुसलमानों का हक मार रहे हैं तो क्या यह मुद्दा राजनीतिक रूप से किसी पार्टी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि मैं फिर कह रहा हूं, क्या अगर यह मुद्दा है, इसको बीजेपी पुटअप करे, हम इस पर जवाब देंगे। या हम ये कह रहे हैं कि मुसलमानों का अगर फिक्रमंद है, जैसे मैं ये कह रहा हूं, मान लेते हैं आंध्र प्रदेश की सरकार है या बिहार की सरकार है, इन्हीं के साथ उनकी भी जब उनके बारे में पता लगाए, उनके स्टेटस के बारे में पता मुझे जल्दी से एक छोटा सा मुझे एक ब्रेक लेना है। मैं ब्रेक के बाद आता हूं। देखिए, मैं मोटे तौर पर जो बात कह रहा हूं यही कह रहा हूं कि हिंदुओं को जाति के आधार पर बांटा जाता है।
मुसलमानों में भी जातियां होती हैं, लेकिन उसका कोई जिक्र नहीं करता, उसको लेकर बात नहीं करते, यही प्रधानमंत्री ने कहा। और इसी बात को समझिए, फिर कह रहा हूं, अशरफ मुसलमान अर्जल मुसलमानों के साथ नाइंसाफी करते हैं, या आपने कहीं बयान नहीं सुना होगा। और यही सबसे बड़ा पेच है, इसी को लेकर प्रधानमंत्री का। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद लौट रहा हूं। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। सारी छुर्रियाँ भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। भैया घर का किराया देना था, कुछ पैसे। इस महीने तो गाड़ी की EMI जानी है ना, अगले महीने पक्का चलता हूँ। आपके बाद फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो? गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट, पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। दो टुक आप देख रहे हैं, और दो टुक में हम आज चर्चा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते 2 दिनों से लगातार कांग्रेस पर, विपक्ष पर जोरदार हमला कर रहे हैं। उन्होंने एक तरफ कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साजिशें हैं जिसके तहत भारत के अर्थतंत्र, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि हिंदुओं को बांटने की कोशिश चल रही है, जाति के आधार पर हिंदुओं को बांटने की साजिश चल रही है। कोई भी मुसलमानों से नहीं पूछता कि भाई उनकी जाति क्या है वो, लेकिन हिंदुओं से जाति जाति का खेल खेला जाता है, क्योंकि हिंदुओं को बांटना है। ये कांग्रेस की पूरी रणनीति है। मुस्लिम वोट बैंक को इंटैक्ट रखो, उसको मजबूत बनाओ, हिंदुओं को जातियों में बांटो। और जब ये मैं डिबेट कर रहा था अभी, तारिक जी, मेरे पास ना अभी एक SMS आया मेरे पास, और वो मेरे एक मित्र हैं CA रहमान करके, उन्होंने मुझे जो भेजा, उन्होंने लिखा कि अशोक जी, अशरफ मुसलमान जो हैं वो बहुत जगह पर अर्जल मुसलमानों को मस्जिदों में प्रवेश नहीं करने देते। बोल रहे हैं अर्जल मुसलमानों को मस्जिदों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता, उनकी ऐसी दुर्गति बना रखी है। लेकिन कोई भी ये मुद्दा, कोई नेता, कोई मौलाना जो है ये मुद्दा नहीं उठाता, जबकि जो दलित मुस्लिम है उनके साथ ये हाल हो रहा है। चलिए, तो बहरहाल इस सब पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन विजय शर्मा जी रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जी देखिए, तारिक जी का तो हाल वो है, समझ कर जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। इनको सब समझ में आ रहा था, लेकिन ये जवाब नहीं देना चाह रहे थे। मैं बताता हूँ, अभी इन्होंने कहा कि अमित शाह जी सिलेंडर बांट रहे थे। भाई, हमारी तो नीति है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम कहाँ जातियों में भेदभाव करते हैं? आप भेदभाव कहाँ करते हो? आप करते हो, आपका मैनिफेस्टो पढ़िए, आप कांग्रेस का, इनकी जो सहयोगी पार्टी है, वो कहती है हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी कोटा लागू करें। किसका? अल्पसंख्यकों का। अरे भाई, वहां कॉलेजियम लगाती है, जजेस वहां एक कमेटी बैठाएंगे, उसमें अल्पसंख्यक घुसाएंगे। तो ये इस तरह की बातें ये धर्म के आधार पर नहीं बांटती क्या? ये संविधान को ताक पर रखकर रिजर्वेशन देते हैं मुस्लिमों को, वो उसको फिर कोर्ट निरस्त कर देती है, और 3-3, 4-4 बार देते हैं ये आंध्र प्रदेश में। तो ये अपीजमेंट होती है। मुस्लिमों को ये एक वोट बैंक की तरह यूज करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा है,
और तथ्य के आधार पे कहा है। आप बताइए, हर जगह कहीं भी राहुल गांधी जी का आप भाषण सुनेंगे, एक वाक्य आपको नहीं मिलेगा कहीं भी मुसलमानों के बारे में, सारे हिंदुओं के बारे में, दलितों के साथ हो गए। अरे आप इतने दलितों के प्रेमी रहे हो तो 60 साल आप राज में रहे हो, उनके लिए आपने किया क्या? उनको तो आपने दुत्कार के रखा, दलित विरोधी रहे, उनका कितना आपने देखा होगा। उन्होंने क्या किया? उन्होंने तो ये बात स्वीकार करी कि दलितों की स्थिति बहुत खराब थी, और जब कांग्रेस का शासन था तो उन्होंने एक तरह से अपने पिताजी और अपने जो दादी थी उनके राज की भी उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि दलितों का हाल बहुत बुरा था उस समय। निखिल जैन जल्दी से राहुल गांधी जी भी तो राज में रहे हैं, ये तो हाँ बोलिए निखिल जी। विजय जी आपने बोलिए ना, विजय जी आपने एक बात कही कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि अल्पसंख्यकों के लिए कोटा होगा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। प्लीज बस दर्शकों के फायदे के लिए और मेरे फायदे के लिए वो पेज नंबर बता दीजिए जहां पर ये लिखा हुआ है। ना बता पाए तो फिर दर्शकों को भी समझ आएगा कि भाजपा के प्रवक्ता किस तरीके से बिना पढ़े कुछ भी कहीं भी कहते थे। सुनिए, पेज नंबर 24 के पैरा नंबर 4 में देख लीजिए, वहां पे अल्पसंख्यकों को वोट में लगाने के लिए। पढ़ के बताइए, आप पढ़िए ना। मैं तो आपने पूछा था आप डिबेट को ड्रेल क्यों करते हो, आपको मैंने बता दिया। ठीक है, मैं पेज नंबर 24 में पेज नंबर 4 आपने वहां पर अल्पसंख्यकों का कांग्रेस विल पास अ लॉ। पढ़ रहा हूं विजय जी, पढ़ रहा हूं। कांग्रेस विल पास अ लॉ टू कर्ब मोनोपोलीज in media, cross ownership of different segments of media and control of media by business organizations. Congress will refer cases of suspected monopolies to Competition Commission of India. अर्थात कांग्रेस मीडिया में मोनोपोली रोकेगी और जो बड़े बड़े ये धनवान सेठ मीडिया को खरीद के अपनी मतलब की बातें चलवाते हैं उसके खिलाफ कांग्रेस कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की इंक्वायरी स्टार्ट करवाएगी। अब ये कृपया बताइए मुझे कि अल्पसंख्यकों को मेरे सामने कांग्रेस का मैनिफेस्टो नहीं है। हाँ विजय जी बोलिए, क्योंकि मेरे सामने मैनिफेस्टो नहीं है, लेकिन जुडिशरी का जिक्र था। इतना मुझे ध्यान है, जुडिशरी नहीं, वो ठीक है जो आप दिखा रहे हो मैं उसको नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं मुझे इतना ध्यान है कि जुडिशरी का जिक्र था उसमें, लेकिन मूल मुद्दे पर आते हैं। वो हो सकता है मैं चुनौती देता हूं भाई, मैं चुनौती, मैंने पढ़ा है, मैं वकील हूं, एडवोकेट हूं, मैं क्या झूठ बोलूंगा टीवी पर? वो भी एडवोकेट हैं, झूठ कोई नहीं बोल रहा, मैं नहीं कह रहा झूठ कोई बोल रहा। वो भी क्या चाहिए, वो कह रहा है जुडिशरी में आरक्षण की बात करें। जुडिशरी के पॉइंट पे, जुडिशरी के पॉइंट पे आ जाता हूं मैं, उसमें भी पैरा नंबर 4 बड़े मेरे वकील मित्र ने बहुत कहां चले गए, वो तो जुडिशरी की बात कर रहे थे। पैरा नंबर 4 की बात कर रही थी। मैं तो जुडिशरी sufficient means for augmenting the physical and technical infrastructure of the judiciary। ताकि वो अदालतों का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर सके। भाजपा एक एक करके सुनिए, आप दोनों लोग अपने डॉक्यूमेंट चेक कर लीजिए। मैं तारिक जी आ रहा हूं, एक मिनट, दोनों लोग डॉक्यूमेंट चेक कर लीजिए, मैं एक ब्रेक ले लेता हूं, मैं ब्रेक के बाद आ रहा हूं। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश? मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया डिजिटल पेमेंट करना सीखिए नए जमाने में, इजी सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया, आपने ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। भैया
घर का किराया देना था, कुछ पैसे। इस महीने तो गाड़ी की EMI जानी है ना, अगले महीने पक्का। चलता हूँ। आपके बाद फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस, लॉक, ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। चलिए, 2 टूक आप देख रहे हैं। 2 टूक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 2 दिन से कांग्रेस पर जोरदार हमला कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा, हिंदू जितना बटेगा कांग्रेस को उतना फायदा हो। 1 मिनट विजय जी, 1 मिनट, मेरे पास समय कम है। तारिक जी ये देखिए, ये मैंने पेज नंबर 24 बताया था। पेज नंबर 24 में आज में आपको टाइम मिल गया। DD न्यूज नेशनल चैनल से टाइम मिल गया। देखिए, आप देखिए, पढ़िए पैरा नंबर 5 पढ़िए। पैरा नंबर 5 विजय जी 1 मिनट रुकिए। मैं हो गया ना, आपने अपनी बात करी। मुझे लगता है 1 मिनट विजय जी रुकिए। विजय जी मेरे पास समय कम है। तारिक जी, दोनों की आवाज बंद कर दीजिए। तारिक जी, सर तारिक खान, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी रिजर्वेशन की बात की बीजेपी प्रवक्ता ने, मुसलमानों की रिजर्वेशन की बात की कि दलितों का लेके, तो चंद्रबाबू नायडू 6 जुलाई को प्रधानमंत्री से मिले इसी साल, और मिलने के तुरंत बाद कहा कि जो मुसलमानों का वहां रिजर्वेशन है उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। ले लीजिए समर्थन वापस। सत्ता के लिए कुछ भी। जब आप प्रधानमंत्री कह रहे हैं अगर कि जातियों में मत बांटो या जातियों में बटा, तो पहली बात तो आपने जवाब दे दिया कि आप जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहते। पहला जवाब ये हो गया, जो कि कई बार अमित शाह साहब कह चुके हैं कि हम विरोध में नहीं हैं, और ऐसे ही मौर्य जी डिप्टी CM भी कह चुके कि होना चाहिए, जो यूपी के बैकवर्ड नेता हैं बीजेपी के। मगर आज प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि वो जातिगत जनगणना के विरोध में है। ठीक है, जनता को ये मैसेज जाना चाहिए कि बीजेपी जातिगत जनगणना, उसके प्रो एंड कॉन्स हम एनालिसिस करेंगे। अवधेश जी, क्या जाति की जनगणना से बचने के लिए प्रधानमंत्री का ये बयान है जो तारिक खान जी कह रहे हैं? नहीं, देखिए, अब तारिक खान जी मैं उसमें जाऊंगा नहीं कि गणना है प्रधानमंत्री की जाति जनगणना। प्रधानमंत्री ने जो कहा है वो देश की चिंता है या नहीं, और राहुल गांधी जी वो चिंता पैदा कर रहे हैं कि नहीं रहे। भाई, हरियाणा चुनाव के बाद क्या कांग्रेस पार्टी संवैधानिक संस्था देश के चुनाव आयोग को संदेह के घेरे में नहीं ला रही है? अपने कार्यकर्ताओं समर्थकों को नहीं भड़का रही है कि जानबूझ के? और कोई पहली बार है? क्या राहुल गांधी जी संसद में लोकसभा अध्यक्ष से लेके और राज्यसभा के ऊपर उनके पार्टी ने उपराष्ट्रपति को संदेह के घेरे में लाने का, ये बताने का कि अध्यक्ष तक जो है इनके दबाव में संविधान के मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं? क्या जुडिशरी अगर उस प्रकार से फैसला की है तो राहुल गांधी और उनकी पार्टी उस पर गई है कि नहीं? क्या राष्ट्रपति तक को निशाने पर लिया गया है कि नहीं? मैं ये पूछ रहा हूं कि ये जो देश तोड़क शक्तियां होती हैं, नक्सली, जिहादी, ये यही तो बताते हैं कि सारी शक्ति फासिस्ट शक्तियों के दबाव में है। जुडिशियरी, इलेक्शन कमीशन, एजेंसियां, जांच एजेंसियां, यहां तक कि लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, सभी मिलकर के और खत्म। तो यही तो देश विरोधी एजेंडा है। और उसके बाद फिर बचा कुचा है जाति भड़काओ, जाति का आरक्षण की बात लाके उसको भड़काओ, फिर मुसलमानों पर उत्पीड़न है उनको भड़काओ, और उसके आधार पर दुनिया को मौका दो कि भारत को कहे कि यहाँ धार्मिक उत्पीड़न होता है भारत में। चलिए, तो देश विरोधी एजेंडा है कि नहीं? चलिए, ये देश विरोधी एजेंडा है या नहीं है, मुझे लगता है देश की जनता को तय करना चाहिए। क्योंकि अरे सर, आपने बता दिया, आपने अपने तर्क रख दिया, आपने तथ्य रख दिए, तो फैसला तो जनता ही करेगी ना। फैसला आप और हम नहीं करेंगे, देश की जनता को फैसला करना है, और वो वोट से फैसला करना है। और बीजेपी वही कह रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वही कह रहे हैं कि हरियाणा में हिंदू नहीं बटा, और उसके कारण नतीजे ये रहे। तो सवाल ये है कि देश की जनता क्या करेगी? ये देश की जनता के सामने हमारा काम था तथ्य लाना। लेकिन एक बात अंत में जरूर कह दूं, ये जो चुनाव आयोग को लेकर हो रहा है ना, ये कांग्रेस के अंदरूनी सूत्र ये कह रहे हैं कि भैया, ये जो हरियाणा की हार का ठीकरा राहुल गांधी के सर ना फूटे, इसलिए ये पूरा खेल खेला जा रहा है। क्योंकि कांग्रेस तो राहुल गांधी को जननायक साबित कर चुकी है।
तो अब जिनको जननायक साबित कर चुकी है उनके नायकत्व में हार कैसे हो सकती है? तो इसीलिए हार का ठीकरा जो है वो सीधा सीधा चुनाव आयोग पे फोड़ा जा रहा है। चुनाव आयोग का जब बवाल शांत होगा तो वो हुड्डा और शैलजा के झगड़े पर फोड़ा जाएगा, लेकिन राहुल गांधी जो है वो जननायक हैं, बने रहेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। कांग्रेस को तय करना है कांग्रेस अपना नेता किसको रखती है, क्या रखती है, कैसे करती है, लेकिन आज के लिए इतना ही। कल आपसे मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, नमस्कार।